पठानकोट कैंट में ग्रेनेड हमला, कोई हताहत नहीं। अगरतला एयरपोर्ट पर बम की आशंका से अफरा तफरी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह को सुप्रीम राहत। लखनऊ में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे किसान। एमएसपी पर पीएम से गारंटी मांगी, केंद्र सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर गढ़े पीएम नरेंद्र मोदी के कसीदे। बोले कृषि कानून वापस होने का मतलब मोदी आवाम की बात सुनते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब में। आप विधायक कुलतार संधवा बोले भारत पाक बॉर्डर खुलने से पंजाब होगा खुशहाल। आपने कहा था बॉर्डर खुलने से आएंगे आतंकी। पंजाब की मंत्री रजिया सुल्ताना की बहू जैनब अख्तर की नियुक्ति चर्चा में। पंजाब सरकार ने शनिवार को छुट्टी के दिन बनाया था वक्फ बोर्ड पंजाब का चेयरमैन। जय भीम, जय भारत, जोहार साथियों। वंचितों का भारत लेके मैं मनोज नैयर आपके साथ। आज बात सबसे पहले उस घृणा की, जिस घृणा को फैलाया जा रहा है। एक ऐसी घृणा, जात पात के नाम पे घृणा, छुआछूत के नाम पे घृणा, ऊंच नीच के नाम पे घृणा और खुद को बुलंद करने की घृणा। साथियों, संविधान, हमारा संविधान जिसे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कड़ी मेहनत और सब कुछ छोड़ छाड़ के हम लोगों को मौलिक अधिकार देने के लिए जिस संविधान की संरचना की थी, उस संविधान को लेके आज न जाने किस तरह की बातें हो रही हैं। बातें करने वाले कौन? वही जिन्होंने आडंबर रच रखा है इस धरती पे, बाबा साहब की धरती पे, उस भूमि पे जिस भूमि में भगत सिंह जैसे शहीदों को जन्म दिया। एक ऐसी भूमि जिस पर धरती सोना उगलती है, उस भूमि पर आज आडंबर के साथ घृणा को एक जबरदस्त जगह देने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश करने वाले वही लोग हैं जिनको आज सामान्यता इतनी अच्छी लगती है कि ये लोग वेदों के नाम पे किस तरह से छुआछूत, ऊंच नीच और घृणा फैला रहे हैं। दोस्तों, तकनीक के इस युग में जब सारी दुनिया अपने एक होने का संदेश दे रही है, लेकिन मेरे भारत के अंदर कुछ ऐसे दोगले लोग हैं जिनकी भाषा जो है वो बर्दाश्त करने वाली नहीं है। साथियों, मैं बात करना चाहता हूं आशीष भारद्वाज के एक ट्वीट की, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, वो जानकारी दे रहे हैं कि पौराणिक और वेदों पर आधारित संविधान जो है वो तैयार हो गया है। और साथ में इस आशीष भारद्वाज की यह भी बकवास है कि बहुत जल्द बाबा साहब के
संविधान को जिसको दुनिया सलाम करती है, जिस संविधान की दुनिया में चर्चा है, क्योंकि हमारा संविधान जो है, अगर हम किसी जगह पे फंस भी जाते हैं तो उससे निकलने का रास्ता जो है वो बाबा साहब का संविधान हमें देता है। लेकिन इस संविधान को बदलने की, इस संविधान को पहले तो बदलने की बातें हो रही थी, लेकिन अब सरासर हमारे संविधान को नष्ट करने की एक मुहिम शुरू हो चुकी है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मुहिम के खिलाफ हमें खड़े होना है, इस मुहिम के खिलाफ लड़ना है। इसलिए आज सबसे पहले इसी मुद्दे पे बेबाक, तीखी, सीधी बात। साथियों, मैं बता चुका हूं आपको कि आशीष भार्गव ने जो लिखा है उसमें इस सुरेश भारद्वाज के ट्वीट पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट उसके संज्ञान में वंचितों का भारत के माध्यम से ये ट्वीट मैं लेके आया हूं। और मेरा पहला सवाल, क्या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इस पे कार्रवाई करेगा? बीजेपी इस भाषा की निंदा करेगी? आशीष भार्गव के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इस बड़े और अहम मुद्दे पे बातचीत करते हैं कानपुर में रहने वाले सुरेश गौतम के साथ। सुरेश गौतम वंचितों के समाज के अग्रणी योद्धा हैं और समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इस वक्त सुरेश गौतम हमारे साथ ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं। और सुरेश, आप जी सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी भैया, मैं सुन रहा हूँ। सुरेश, एक ट्वीट किया गया है आशीष भारद्वाज की ओर से। जी भैया। इस ट्वीट में बहुत अपशब्द लिखे गए हैं। जी भैया। और साथ में कहा गया है कि जी एक जानकारी उन्होंने दी है कि राजस्थान के जयपुर में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के अंदर संविधान को खत्म करने की बात कही गई है, संविधान को नष्ट करने की बात कही गई है। जी जी जी। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि संविधान को नष्ट करने की या संविधान को बदलने की, ये बहुत देर से बातें चलती आ रही है। जी जी जी। हर बार हम लोगों को धमकी दी जाती है संविधान बदलने की, संविधान खत्म करने की, संविधान नष्ट करने की। और कई बार तो हद तब हो जाती है जब ये लोग गाली का इस्तेमाल करते हैं। जी भैया। आपका क्या रिएक्शन है? मेरा तो रिएक्शन ये है कि संविधान क्या उनके बाप ने बनाया? जब देश में संविधान बनाने की बात आई थी, सारे लोग बारी बारी से 3 साल तक गुमराह करते रहे अंग्रेजों को। जी। उस वक्त हमारे महापुरुष डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ही ने इस संविधान को 2 साल 11 माह 18 दिन में बनाकर तैयार किया था। जी। जिससे आज हमारा देश चलता है। न गीता चलता है, न कुरान चलता। अगर देश चलता है तो भारत के संविधान से चलता है। जी। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे पड़ी कि मेरे संविधान को खत्म कर देगा? क्या उसकी औकात है? यही सवाल मेरा है कि किसकी औकात है कि वो हमारे संविधान को खत्म करे। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम निम्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके उसको जब तक हम जेल में नहीं भेजेंगे और उसके खिलाफ वो अपनी पश्चाताप नहीं, गलती मानेंगे, तब तक हम लोग इस पर बैठेंगे नहीं। कुल मिला के ये हमारे बहुजनों का सम्मान की बात है। हमारे महापुरुष का अपमान हो रहा है। मेरा नहीं, मेरे महापुरुष को हो रहा है। सुरेश, एक हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जी जी, मतलब NSSC है। जी जी। ठीक है जी। NCSC, मैं अपने इस शो के माध्यम से NCSC के संज्ञान में पूरा मामला लेके आ रहा हूँ।
जी सर। क्या लगता है कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि यूपी में ऐसे बहुत केस, मैंने, आप कानपुर के रहने वाले हैं आप, जी जी और समाज के लिए, वंचित समाज के लिए आप बहुत कुछ संघर्ष कर रहे हैं। जी जी मेरे नोटिस में ये बातें आ रही है कि एनसीएससी ने कोई इस तरह का संज्ञान नहीं लिया है यहाँ जातिवाद को लेके या अपशब्दों को लेके, या इवन मतलब रेप के केसेस को लेके भी संज्ञान नहीं लिया जाता। क्या कहेंगे आप? भैया, इसमें हम ये कहेंगे कि जो हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक, राज्यसभा और विधान परिषद सदस्य जो होते हैं, इनको चाहिए थे कि मेरे जो देश का संविधान है इसकी जानकारी हर एक भारतीय नागरिक को होना चाहिए था। संविधान की शपथ लेके ही तो सत्ता शुरू होती है। हाँ, लेकिन ये लोग संविधान अगर हमें जानकारी देंगे तो कल हमें अगली बार इनको विधायक नहीं बना पाएंगे या सांसद नहीं बना पाएंगे। तो फिर ये पखंड क्यों? ये हमारा समाज आज भी इतनी मतलब मूर्खता पे वो अब हमारा समाज शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मंदिर जाने के लिए, तीर्थ जाने के लिए उसके पास पैसा आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने एक घोषणा की है गोवा के अंदर, वो कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा कराएंगे। क्यों वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे? जी जी शिक्षा का हमारा जो मौलिक अधिकार है, पंजाब से ऐसी बहुत खबरें आ रही हैं और विद्यार्थी यहाँ पे लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जी जी तो इसी तरह की कमोबेश सूरत हाल आपके यूपी में भी होगी। भैया, यूपी नहीं, भारत के जितने 29 राज्य हैं, जितने और केंद्र शासित प्रदेशों, सभी जगह हमें बहुजन को कोई देखना नहीं चाहता। बहुजन शासक बाबा साहब को नहीं देखना चाहते हैं। और बाबा साहब को कब देखते हैं पता है? जिस दिन परिनिर्वाण दिवस होता है उस दिन तो लोग शामिल हो जाएंगे, मनवादी जी। लेकिन 14 अप्रैल जब आता है तब लोग शामिल नहीं होते, ना हमारी सरकार छुट्टी देती है। जी। आज हमारे देश की हालात ये है कि जो हमारा समाज का, जो हमारा बहुजन, जो अंबेडकर मिशन को मानते हुए आरक्षण के द्वारा जो सांसद विधायक बनता है, जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारी उतनी मानते हैं, वोट लेने के बाद, सांसद बनने के बाद हमको भूल जाते हैं। हमारा समाज इस पे क्या कार्रवाई कर रहा है? अपने जो लोग हैं, जो अपने दगाबाज हैं, इन दगाबाजों के खिलाफ क्या संघर्ष हो रहा है? उस संघर्ष के लिए हम देखते हैं, सिर्फ लोग चाहते हैं कि सत्ता की राजनीति मिलती रहे और समाज को गुमराह करते हमें संगठन बनाते रहे और अपना उल्लू सीधा करते रहे। कब तक चलेगा ये? अभी समय यह है कि हमें आपको जागृत होना पड़ेगा, हमें मूवमेंट चलाना होगा समाज के प्रति जी। और हमें जा के बताना होगा कि देखिए भैया, ये कब नेताओं के साथ हम आप पीछे घूमते रहेंगे। अब हमारा देश आज़ाद हुए करीब 73 साल हो गया जी। 73 साल में हम देखते हैं कि क्या क्या शिक्षा के द्वारा हम लोग संविधान के द्वारा कहाँ पहुंच गए। सुरेश भारद्वाज ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ही तो ये ट्वीट किया है संविधान को नष्ट करने का। जी जी जी। क्यों ये लोग हमें धमकी दे रहे हैं बार बार लगातार? देखिए, हम 85 हैं, ये 15 इनकी धमकी नहीं चलेगी। ये अभी कल ही इनको अरेस्ट हम लोग करवा देंगे। हम लोग चाहें कि हमारे भारतीय संविधान में वो ताकत है, कल ही इनको मैं अरेस्ट करवा लूंगा। अब बहुजन की बात करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जो ओबीसी वर्ग है वो तो खुद को बहुजन में मानता ही नहीं है। लेकिन हम उन बहुजनों मानते हैं कि जो हमारे आज भी बाबा साहब के बीच में, जैसे हमारे बीच में बहुत से प्रोफेसर लोग, यादव लोग हैं, वो अपने आप को, आपको लगता नहीं कि हमें डबल लड़ाई लड़नी पड़ेगी? भैया, एक तो सबसे पहले मुझे समाज की लड़ाई लड़नी होगी। मनवादियों से पहले समाज से लड़ना पड़ेगा जी। और समाज की जब लड़ाई हम लड़ लेंगे, क्योंकि मनवादी से सरल लड़ना, लेकिन समाज से लड़ना कठिन मुझे पड़ रहा है। ये समाज हमारा किस तरफ जा रहा है कि हमें सबसे पहले समाज के अंदर लड़ना पड़ेगा? समाज हमारा ये जा रहा है, गुलामी की तरफ जा रहा है। जैसे वो चला देते वैसे लोग चलना पीछे शुरू कर देते हैं। और वो अगर संविधान की बात कहीं, हमारी गोष्ठी चल रही है, संविधान की बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। कि गीता और कृष्ण की अगर कहीं कथा और कोई कहानी चल रही है, वहाँ बैठ के लोग घंटों टाइम दे देते हैं। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि ट्वीट पे बहुत बच्चे हैं और रोज वो ट्विटर करते हैं, बहुत अच्छे ट्विटर करते हैं। ये बड़े जो हैं हमारे, जो हमारे पुरख हैं, वो कब सीखेंगे, कब समझ में आएगा उनको? ये क्या ये बच्चों की लड़ाई है या पूरे समाज की लड़ाई है? ये पूरे देश के सारे हमारे जो बहुजन है मूवमेंट 85% की लड़ाई है। तो कब शुरू होगी ये लड़ाई?
लड़ाई अब समय बिल्कुल आ गया है और जितना हमारा नौजवान है उसके रो रो में अंबेडकर का खून भर चुका है। बावजूद इसके हमें रोज धमकियां मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश भाई इस पूरी बातचीत के लिए। और भैया इसके खिलाफ हम लोग मूवमेंट चलाएंगे और थानों में इसकी एफआईआर कराएंगे और उसको जब तक ये व्यक्ति जेल नहीं तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम भैया। साथियों, ये एक छोटी सी कोशिश है, एक रचनात्मक आंदोलन की कोशिश। रचनात्मक आंदोलन इसलिए क्योंकि हमें हमारे शिक्षा के मौलिक अधिकार से दूर करने की कवायद उसी समाज की ओर से हो रही है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि वो समाज जो लगातार हमारे संविधान को बदलने की, नष्ट करने की धमकियां दे रहा है, उस समाज ने हमें शिक्षा से दूर करने के लिए न जाने सदियों से क्या क्या किया है, क्या क्या अभी और करेंगे, लेकिन हमें डट के इन सब जितने भी ये लोग हैं इनका मुकाबला करना है। इसलिए ये एक रचनात्मक आंदोलन की शुरुआत की है मैंने, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मैं वंचितों के भारत के माध्यम से आपकी आवाज को बुलंद करूंगा, इतनी बुलंद करूंगा कि गूंगी बहरी हर शख्सियत आपकी आवाज को सुन सके, आपकी आवाज को समझ सके। एक निवेदन भी साथ में है मेरा आपसे। प्रोग्राम कैसा लगा, आपके सुझाव, आलोचना मैं इसका तहे दिली से और खुले मन से स्वागत करूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जोहार।